औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद अवान। ENG 524 का लेक्चर 36 है, फ्रेमवर्क फॉर द एनालिसिस ऑफ मीडिया टेक्स्ट पार्ट 2। प्रीवियस चैप्टर में भी हमने यही टॉपिक पढ़ा था और अभी इस चैप्टर से इसी को कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले टॉपिक में बताया गया है कि एनालिटिकल फ्रेमवर्क जब हम मीडिया डिस्कोर्स के लिए डेवलप करते हैं तो उसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। Schlarke and Fairclough argues that CDA begins from the perception of problem in society. Many social problems such as a war or public resistance to genetically modified organisms have temporal makers, and identifying them in the first step to start collecting media text on such issues. सबसे पहले उन्होंने बताया हुआ है कि जब सोसाइटी में कोई मसला सामने आता है ना तो सीडीए का जो सफ़र होता है वो वहीं से शुरू हो जाता है। जैसे जंग हो गई, प्रोटेस्ट हो गया, तो मीडिया फिर उस इशू को कैसे बता रहा है, ये असल नुक्ता होता है सीडीए का। फिर इन्होंने बताया हुआ कि मीडिया टेक्स्ट को जमा किया जाता है, न्यूज़ आर्टिकल्स और क्लिप्स डिफरेंट जो भी मीडिया में दिखाए जा रहे होते हैं किसी भी इंसिडेंट के हवाले से, जो रिपोर्ट्स होती हैं, और इसी तरह से हर सोर्स है ना यानी मटेरियल इकट्ठा किया जाता है और फिर जो है वो कि बगैर किसी सवाल के सबसे पहले उस मटेरियल को ध्यान से पढ़ा जाता है। The constitution of the corpus of news text depends on the variety of factors and on research goal. Once this is done, starting with an open-ended reading of text without very specific question or hypothesis, constructing the analysis. Second हमारे पास पॉइंट होता है critical thinking is crucial at this phase. A spirit of specularism should be adopted, leading to the suspension of belief in the taken for granted and rendering the familiar strange. Second step ये होता है कि उसमें जो इम्पोर्टेंट मूवमेंट्स होते हैं, सबसे पहले तो रीडिंग की जाती है ना, विदाउट किसी स्पेसिफिक नुक्ते पे फोकस किए रीडिंग की जाती है, ठीक है। उसके बाद ये देखा जाता है कि अगर हमें वहाँ किसी चीज़ के बारे में शक पैदा हो रहा है कि ये क्यों हाइड किया गया है, क्या छुपाया गया है, क्या फ्रंट पर लाया गया है और कौन इसमें बोला है और कौन चुप रहा है, इन चीज़ों पे फोकस किया जाता है। फिर इम्पॉर्टेंट जो मोमेंट होता है उन पे फोकस किया जाता है, यानी जहाँ बात का रुख बदल गया हो, जैसे कोई स्पीच या प्रोटेस्ट या कोई नया फैसला एकदम से सामने आया है, तो मीडिया ने किस तरह से अपना जो वो पैगाम है उसको बदला है, ठीक है। फिर आगे हमारे पास इन्होंने बताया हुआ है कि फिर सैम्पलिंग टेक्निक्स को यूज़ किया जाता है। सम ऑफ क्वेश्चन दैट वी कम टू माइंड आर व्हाई डू सम थिंग्स गेट सेड एंड अदर डू नॉट, how are things said and what are the possible implication of that, what is absent from the text, factual data, arguments, point of view, etc. The first reading of the data will help identify significant database controversies and silences. From there, a set of text can be selected by the multi-stage and stratified random sampling process. Articles may be sampled within the each day outlet and resampled in the peak period of coverage. In projects that involve large amount of data, the second step is to circumscribe the number of text to be subjected to discourse analysis. अच्छा जी, अब जो है वो हमने टेक्स्ट ले लिया, उसको पहले रीड कर लिया, फिर उसमें ये नोट कर लिया कि कौन से जो पॉइंट्स थे उन पे ज़्यादा फोकस हुआ है, मीडिया ने किस चीज़ को किस तरह दिखाया है, यानी उसको एक क्रिटिकल थिंकिंग के ज़रिए समझ लिया और फिर हमने ये देखा कि कहाँ पे रुख बदला गया है। उसके बाद सैम्पलिंग का तरीका इस्तेमाल करना है, यानी हर न्यूज़ चैनल है ना, हर न्यूज़ चैनल से आर्टिकल्स चुनो, ठीक है। जो इशू मतलब ट्रेंडिंग था ना उसके वक्त में वो देखो और फार्मूला लगाकर बेहतरीन डेटा सेलेक्ट करना है। उसके बाद दो किस्म का एनालिसिस है, एक है हमारे पास टेक्सचुअल एनालिसिस और दूसरा है हमारे पास कॉन्टेक्सचुअल एनालिसिस। टेक्सचुअल एनालिसिस में क्या करेंगे, टेक्स्ट को एनालाइज करेंगे, अल्फाज को, कौन से अल्फाज का इस्तेमाल हुआ है, ग्रामर किस तरह की यूज़ हुई है, इसके अलावा कैसे लिखा गया है, किस पे इल्ज़ाम लगाया है, और इसके अलावा एक्टर्स इसमें कौन है, कौन विलन बनाया जा रहा है, आइडियोलॉजी किस तरफ झुकी हुई लगती है। और कॉन्टेक्सचुअल एनालिसिस में ये देखेंगे कि जो मुकाबला है ना वो वक्त के साथ है, यानी एक इशू पे अलग अलग व्यूज़ की बात है, और सिंक्रोनिक है यानी एक ही वक्त का मुकाबला है, और डायक्रोनिक का मतलब होता है वक्त के साथ साथ सोचने का फैसला। फिर उसके बाद यहाँ पे इन्होंने कार्वेलो का कॉन्सेप्ट बताया हुआ है। कार्वेलो का ये कहना था कि लेआउट और जो स्ट्रक्चर है ना उसका निज़ाम और कौन कौन जो करैक्टर्स हैं वो भी एक जो है ना उनको भी देखना है, और अल्फाज और ग्रामर का इस्तेमाल देखना है, स्ट्रेटजी और सोच का हाल और आइडियोलॉजीज़ को देखना है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं ये कार्वेलो ने बताए थे। अब यहाँ पे लास्ट पे उन्होंने ये बताया हुआ है कि
जो मीडिया है ना वो हर वक्त सच नहीं दिखाता है। कभी कभी सीडीए जो होता है वो हमें सिखाता है कि किस तरह एक आम बात को उसकी गहराई में जाके समझना। नेक्स्ट हमारे पास पैराग्राफ है टेक्सचुअल एनालिसिस पार्ट 1। अब अगर हम किसी टेक्स्ट का एनालिसिस करते हैं तो कार्वेलो का जो फ्रेमवर्क है उसके मुताबिक उसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, हमें उसमें किन किन चीज़ों को देखना चाहिए। फोकसेस ऑन द डायमेंशन ऑफ द टेक्स्ट। अच्छा जी, इसका क्या मतलब है, यानी सबसे पहले हम ये देखें कि वो जो टेक्स्ट है वो जो आर्टिकल है वो उस मैगजीन के किस हिस्से में छपा है। इसके बाद हमें इस चीज़ पे ध्यान देना होगा कि वो कौन से पेज नंबर पे है और उसमें जो फोटोग्राफ्स वगैरह ऐड किए गए हैं, विजुअल्स ऐड किए गए हैं, वो किस तरह के हैं, वो अपीलिंग हैं या नहीं है। तो ये सब जो होते हैं ना, ये उस इशू की वैल्यू बताते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास जो दूसरी चीज़ होती है ऑब्जर्व करने के लिए, वो होती है हमारे पास हेडलाइन। द हेडलाइन मार्क्स द प्रेफर्ड रीडिंग ऑफ द होल आर्टिकल एंड शुड देयरफॉर बी केयरफुली एग्जामिन्ड। द लेड एंड द फर्स्ट फ्यू पैराग्राफ ऑफ द आर्टिकल आल्सो डिजर्व क्लोज अटेंशन। ये वैन डाइक का कहना था कि जो हेडलाइंस होती हैं उनके बाद फिर अगर उस आर्टिकल का जो फर्स्ट पैराग्राफ होता है वो बहुत ज़्यादा अहमियत कामिल होता है। उसमें जिस तरह के अल्फाज का चुनाव किया गया है, जिस तरह की आइडियोलॉजीज़ को यूज़ किया गया है किसी भी इंसिडेंट को आवाम तक पहुंचाने के लिए, तो उससे हम उस वाक़े की अहमियत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। फिर हमारे पास जो अगला चीज़ है जिस पे हमने फोकस करना है वो है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब सिर्फ टॉपिक नहीं है, यानी सिर्फ नाम नहीं है। विच ऑब्जेक्ट डज द text construct. The notion of object is close to topic or themes. However, the term object has the advantage of enhancing the idea that discourse constitute rather than just refer to the realities of the stack. Object of discourse are not always obvious. Clearly identifying them is an important step towards deconstructing and understanding the role of discourses. In the case of climate change, the broader object to be constructed may be economic, environment or nature. ठीक है, तो किस तरह का ऑब्जेक्ट यूज़ होगा। यहाँ पे उन्होंने क्लाइमेट चेंज की एग्जांपल दी हुई है कि उसमें एग्रीकल्चर या गवर्नमेंट और मीडिया जो है वो रियलिटी का एक नया तरीके से इजहार कर रहा होता है। फिर हमारे पास अगला जो चीज़ है वो है एक्टर्स, जिस पे फोकस करने की ज़रूरत होती है। एक्टर्स यानी कि वो जो न्यूज़ है, वो जो इंसिडेंट है, वो एक्टर्स का जो सबसे पहले जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना, वो मीडिया तक पहुंचा कैसे है। ठीक है, और उसमें जो उनके जो डायरेक्ट कोट की गई है उनकी बात या उसको पैराफ्रेज किया गया है, और क्या उनकी जो सोच है उसको मीडिया में दिखाया जा रहा है क्लियरली। इसके अलावा नेक्स्ट जो हमारे पास स्टेप होगा उसमें ये देखना है कि मीडिया का क्या रोल है इसमें, क्या सच दिखाया गया है या बनाया गया है, और हर लफ्ज़, हर टॉपिक, हर जो फ़ोटो है और जो मतलब कि उस वाक़े के हवाले से वहाँ पे जो कोट किए हैं एक्टर्स ने, तो वो पब्लिक को दिखाया गया है या नहीं। फिर उसके बाद एक और बात माइंड में ये रखनी है कि जो दिखाया जाता है ज़रूरी नहीं है कि वो सच भी हो। ठीक है, यानी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो लिखी हुई होती हैं और कुछ बेआवाज़ होती हैं। यानी सीडीए से हमें सीडीए के इस पहलू को समझना चाहिए कि जो मीडिया होता है ना, वो कुछ ना कुछ हाइड कर रहा होता है और कुछ जो होता है वो उसको जानबूझ के कह सकते हैं कि रिप्रेजेंट कर रहा होता है, कन्वे कर रहा होता है, आवाम के सामने ला रहा होता है। तो सीडीए जो है वो इस चीज़ को स्टडी करता है इन सारे पॉइंट्स पे फोकस करके। टेक्सचुअल एनालिसिस पार्ट 2। प्रीवियस टॉपिक में हमने ये पढ़ा कि कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं जिनको एनालाइज करने की ज़रूरत होती है। अब हम ये देखेंगे कि जो मीडिया है वो किस तरह से लैंग्वेज का, ग्रामर का और रेटरिक का यूज़ करते हुए किस तरह से आवाम को मैनिपुलेट करता है और लोगों का दिमाग बनाता है कि किस चीज़ को इम्पोर्टेंस देनी है और किस चीज़ को नॉर्मल समझना है। सबसे पहले अगर हम बात करें लैंग्वेज की, तो लैंग्वेज में हमारे पास डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं। वोकैबुलरी, लेक्सिकल चॉइसेस, स्टाइल, द वोकैबुलरी यूज्ड फॉर रिप्रेजेंटिंग अ सर्टेन रियलिटी, वर्ब्स, एडजेक्टिव, एडवर्ब्स एंड द राइटिंग स्टाइल, फॉर्मल, इनफॉर्मल, टेक्निकल, कन्वर्सेशनल आर इंपॉर्टेंट डायमेंशन ऑफ द कंस्टिट्यूशन ऑफ मीनिंग। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये मीनिंग की कंस्ट्रक्शन में बहुत अहम रोल प्ले कर रही होती हैं। जिस तरह एक एग्जाम्पल लेते हैं कि आपके सामने एक लाइन आए कि लोग मर गए या जो लोग हैं वो हलाक हो गए, तो ये एक सिंपल लाइन है। लेकिन अगर इसको इस तरह से बयान किया जाए कि बेरहमी से कत्ल कर दिए गए या बेरहमी से लोगों को मार दिया गया, तो ये ज़्यादा हार्श रियलिटी हो जाएगी ना। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इमोशनल इफेक्ट ऐड किया गया है अल्फाज के चुनाव के ज़रिए। तो इस तरह लफ्ज़ों से बहुत फ़र्क पड़ता है। अब अगर हम बात करें ग्रामर की,
जिस तरह यहाँ पे पढ़ा कि उसमें वर्ब्स, एडजेक्टिव, एडवर्ब्स वगैरह भी बहुत अहम रोल प्ले कर रहे होते हैं। तो अगर ग्रामर में ये देखें कि सेंटेंस का तरीका है ना, वो भी मीनिंग चेंज कर सकता है। यानी न्यूज़ में ना अक्सर एक्टिव या जो पैसिव सेंटेंसेस होते हैं ना, वो यूज़ होते हैं। अब जैसे अगर ये कहा जाए कि पुलिस ने गोली चलाई, ठीक है, ये एक एक्टिव होगा और पुलिस यहाँ पे जिम्मेदार लगती है इस सेंटेंस के अंदर। लेकिन अगर ये कह दिया जाए कि गोली चलाई गई, मुजरिमों पर गोली चलाई गई, तो ये पैसिव हो जाएगा और पुलिस का यहाँ पे नाम हाइड हो जाएगा। तो ये डिफरेंट स्ट्रेटजीज होती है। ग्रामर भी यानी बहुत अहम रोल प्ले करती है। इसके अलावा रेटरिक का मतलब होता है कि तरीक़े बयान, उस चीज़ को बयान किस तरह से किया गया है। यानी जो स्टाइल होता है ना, उसमें जज्बाती अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता है, एक्सग्रेशन होती है, बात को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाता है और स्पेशली मेटाफर्स का यूज़ किया जाता है किसी बात को ज़्यादा अहम बनाने के लिए। जैसे ये फैसला कौम के लिए जहर साबित होगा, तो यहाँ पे जहर साबित होगा, ये एक उन्होंने मेटाफर यूज़ किया है और इसको बहुत ज़्यादा एक बुरा फैसला दिखाया है। फिर हमारे पास है जी डिस्कर्सिव स्ट्रेटजीज। डिस्कर्सिव स्ट्रेटजीज कौन सी होती हैं? डिस्कर्सिव स्ट्रेटजीज आर फॉर्म ऑफ डिस्कर्सिव मैनिपुलेशन, इंटरवेंशन ऑफ रियलिटी बाय सोशल एक्टर इंक्लूडिंग जर्नलिस्ट इन ऑर्डर टू अचीव अ सर्टेन इफेक्ट और गोल। अच्छा जी, डिस्कर्सिव स्ट्रेटजीज ऐसी स्ट्रेटजीज होती हैं कि स्पेसिफिकली वो मीडिया के कुछ तरीके होते हैं जिससे ना एक वाक़े को वो अपने मुताबिक दिखा सकते हैं। जैसे यहाँ पे फिर आगे डिफरेंट स्ट्रेटजीज बताई गई हैं। सबसे पहले है फ्रेमिंग। The selection of an angle of the complex reality. Framing is to organize discourse according to the certain point of view or perspective. कि किस वाक़े को किस पर्सपेक्टिव से आवाम को दिखाना है। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जैसे अगर कहा जाता है अफसोसनाक हादसा, तो इससे ना इस लफ्ज़ के इस्तेमाल से जो मीडिया आवाम है, जो रीडर्स हैं या जो व्यूअर्स हैं, उनके माइंड पे एक असर पड़ता है और ये एक इमोशनल जो है ना वो मीनिंग देता है। इस तरह रास्ता बंद होने से लोग परेशान, तो अब पूरा जो फोकस है वो चेंज कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट जो स्ट्रेटजी हमें बताई गई है वो है पोजीशनिंग की। पोजीशनिंग का भी ये मतलब होता है कि उसमें ये होता है ना कि किसको कहाँ पे दिखाना है, किसको विलन बनाना है, किसको हीरो बनाना है। तो मीडिया अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए ये कर रहा होता है। यानी एक जो पॉलिटिशियन होता है उसको आवाम का मसीहा दिखाया जाता है और जो दूसरा होता है या जो यानी एक पॉलिटिशियन को आवाम का मसीहा दिखाना है या उसको आवाम का दुश्मन दिखाना है, ये मीडिया पे डिपेंड करता है, ये अल्फाज के चुनाव पे डिपेंड करता है। जिस तरह अब अगर बात की जाए PTI की बात की जाए तो उसमें वो उनकी जो स्पीचेस होती है ना, उसमें नून लीग के ख़िलाफ़ ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल किया जा रहा होता है और उनकी सारे वो नाकामियाँ जो है ना वो बताई जा रही होती हैं। क्यों? क्योंकि वो स्ट्रेटजी यूज़ कर रहे होते हैं उनको आवाम के सामने बुरा बनाने के लिए। और इसी तरह से जो मुस्लिम लीग नून की स्पीचेस होती हैं, जो हुकूमत में वो सारे बयानात दे रहे होते हैं, उसमें वो सारे अपनी कामयाबियों का जिक्र कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि वो ख़ुद को आवाम का मसीहा साबित करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो ये होती हैं डिस्कर्सिव स्ट्रेटजीज़। 3 स्ट्रेटजीज़ हमने पढ़ी हैं, पोजीशनिंग, फ्रेमिंग और अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है लेजिमिटेशन। 3rd ये है और फिर 4 है पॉलिटिसाइजेशन। लेजिमिटेशन का ये मतलब होता है किसी चीज़ को जस्टिफाई करना। जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं कि PTI जो है ना वो बाज़ औक़ात प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं क्योंकि उनके जो लीडर हैं वो जेल में हैं। तो अब आवाम जो हुकूमत जो है ना वो इस चीज़ को बहुत नेगेटिव दिखा रही होती है आवाम को, लेकिन वो इस चीज़ को जस्टिफाई कर रहे होते हैं कि ये ज़रूरी है, हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ नहीं मिल रहा और वो नाहक कैद हैं। ठीक है, तो ये सारी वो जो स्टेटमेंट्स है वो दे रहे होते हैं अपना जो पर्पस है, अपना जो एम है, अपना जो प्रोटेस्ट है उसको जस्टिफाई करने के लिए। पॉलिटिसाइजेशन का मतलब होता है एट्रीब्यूशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर और स्टेटस टू सर्टेन रियलिटी सच एज क्लाइमेट चेंज। यानी किसी भी नेचुरल चीज़ को ना हुकूमत पे डाल देना, हर चीज़ को एक सियासी रंग दे देना। जैसे अब बारिश हुई है, पानी खड़ा हो जाए तो हम कहें भाई हुकूमत की जिम्मेदारी है, यहाँ से पानी निकालें। हालांकि वो अगर आवाम खुद भी करना चाहे तो कर सकती है, लेकिन उसको हुकूमत ब्लेम करना या अगर किसी को वोट दिया था तो उसको ब्लेम करना कि ये हमने तो आपकी मतलब आपको जिम्मेदारी सौंपी थी और ये आपका काम था। यानी हर एक चीज़ को, इवन नेचुरल चीज़ों को भी पॉलिटिकल सियासी रंग दे देना।
नेक्स्ट यहाँ पे इन्होंने बताया है आइडियोलॉजिकल स्टैंड पॉइंट्स द नोशन दैट आइडियोलॉजीज आर एम्बेडेड इन डिस्कोर्सेज इन अ सेंट्रल क्लेम ऑफ डिस्कोर्स स्टडीज स्पेशली क्रिटिकल वर्किंग लाइक CDA। अच्छा जी, इन्होंने यहाँ पे आइडियोलॉजीज के बारे में बताया है कि मीडिया हर वक्त ना किसी सोच को प्रमोट कर रहा होता है और उसके मुताबिक लिख रहा होता है, चाहे वो साफ नजर आए या ना आए, लेकिन उसके पीछे एक सोच जरूर होती है। और ये जो सोच होती है ना, ये किसी पार्टी, रिलीजन, ग्रुप या किसी सिस्टम के हक में होती है और हमेशा डायरेक्ट नहीं होती, लेकिन अल्फाज के जरिए। और वो ये तो नहीं कहते ना कि जो है मतलब डिगनून ने ऐसा किया तो वही सही है, नहीं, वो ऐसे अल्फाज का चुनाव करेंगे जिसके जरिए आपके दिमाग में ये बात डाली जाए कि ये वाली सियासी पार्टी ठीक है। तो ये सारी टेक्निक्स होती हैं, जिस तरह फ्रेमिंग और बाकी सारी हमने पढ़ी, और एक्टर्स के जो चुनाव होता है उससे ये समझ में आती हैं। यानी एक्टर्स जो होते हैं वो किस तरह उस बात को कोट करते हैं, पॉलिटिशियन वगैरह और बाकी जो एक्टिविस्ट वगैरह होते हैं, NGOs वगैरह होती हैं, वो उस चीज़ को आवाम को किस तरह से दिखाती हैं, तो इससे रियलिटी को वो रीशेप करते हैं। लास्ट टॉपिक है हमारे पास कॉन्टेक्सचुअल एनालिसिस। It looks beyond the text to the overall coverage of an event or issue is one news outlet and examine the wider social context। अच्छा जी, जो contextual analysis है ये text analysis की तरह नहीं होता। इसमें किसी भी यानी सिर्फ आर्टिकल को ही नहीं देखा जाता, बल्कि इसमें पूरी जो कवरेज होती है, जो उस वक्त के सर्कमस्टांसेस होते हैं, सोशली जो हालात होते हैं उस वक्त के, इसके अलावा जो कुछ लिखा गया है उसके पीछे क्या है और कौन से उसमें सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, इन सब को कॉन्टेक्सचुअल एनालिसिस में एनालाइज किया जाता है। अब यहाँ पे दो तरह के टाइम रिलेटेड डायमेंशन बताए गए हैं, सिंक्रोनिक एनालिसिस और डायक्रोनिक एनालिसिस। सिंक्रोनिक एनालिसिस क्या होता है? एक ही टाइम पर डिफरेंट ज़रा से एक ही खबर को किस तरह से स्प्रेड किया गया है, ठीक है, ये होता है सिंक्रोनिक एनालिसिस। यानी टाइम वही है। अब जैसे कोई भी वाक़या है, मैं उसके बारे में, कोई इंसिडेंट हुआ है, मैं उसके बारे में और राय देती हूँ, मे बी मैं विक्टिम को सपोर्ट कर रही हूँ और आप जो है वो उसके बारे में और राय देते हैं, आप कहें कि नहीं जो क्रिमिनल है वो भी मजबूर था। तो यहाँ पे एक जो है इंसिडेंट है और एक ही टाइम है, यानी हम एक ही वक्त में बात कर रहे हैं लेकिन डिफरेंट एंगल से बात कर रहे हैं। तो ये होता है सिंक्रोनिक एनालिसिस। इसमें यह होता है कि जैसे न्यूज़ चैनल पे आपने देखा होगा कि बाज़ औक़ात ये जो प्रोटेस्ट लोग करते हैं तो कहा जाता है कि प्रोटेस्टर ने बहुत ज़्यादा तबाही फैलाई, और अगर आप दूसरी एंगल से देखें, किसी और न्यूज़ चैनल से सुने, तो वहाँ से सुनने को मिलता है कि पुलिस ने उन पे जुल्म किया था और उन्होंने फायरिंग की थी, तो तब प्रोटेस्टर ने आगे से रिएक्ट किया। तो एक ही ना वाक़े को डिफरेंट तरीके से दिखाया जाता है। अब इसका फ़ायदा ये होता है कि हम खुद डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा जो यानी कौन इसमें हक पे था और कौन नहीं था। हम खुद पूरे इंसिडेंट को, पूरी एक जो न्यूज़ होती है उसको हर एंगल से देख के खुद उसका यानी कि एनालिसिस कर सकते हैं। दूसरी होती है हिस्टोरिकल या डायक्रोनिक एनालिसिस। द हिस्टोरिकल डायक्रोनिक एनालिसिस टेक्स प्लेस एट 2 लेवल। इसके 2 लेवल्स होते हैं जी, ये भी आपने याद रखना, हाईलाइट कर लें, एमसीक्यूज में आ सकते हैं। एट द फर्स्ट लेवल द हिस्टोरिकल अप्रोच इन्वॉल्व्स एग्जामिनिंग द कोर्स ऑफ सोशल मैटर एंड देयर वाइडर पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, यानी किसी भी इंसिडेंट को पॉलिटिकली, सोशली और इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट में उसको समझा जाता है। द हिस्टोरिकल कंडीशन एंड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ मेडिएटेड डिस्कोर्स हैव टू बी अकाउंटेड फॉर एंड ब्रिंगिंग द contribution of disciplines such as political science, sociology and psychology to the analysis of media। यानी एक ही खबर है, उसको जो पॉलिटिशियन है वो और तरीके से बता रहे हैं, जो सोशोलॉजिस्ट हैं वो और तरीके से बता रहे हैं, और आम लोग उसके बारे में और तरीके से बात कर रहे हैं। अच्छा, बेसिकली होता क्या है डायक्रोनिक एनालिसिस में, क्या होता है कि किसी भी न्यूज़ के ना बारे में या किसी इंसिडेंट के बारे में या किसी कॉन्सेप्ट के बारे में आज ये लोगों का ख्याल है, लोगों की ये राय है, आज से 2 साल पहले लोग इसके बारे में ये ओपिनियन देते थे, यानी वो डिफरेंट था, और उससे पहले लोगों का 5 साल पहले, 10 साल पहले उसके बारे में लोग कहते थे, यानी नेगेटिव भी हो सकता है और अब पॉजिटिव भी हो सकते हैं। तो ऐसे कौन से सोशल और पॉलिटिकल फैक्टर्स थे जिन्होंने लोगों की सोच को बदला। At the second level, it is important to examine the temporal evolution of media discourses and to produce history of media construction of the given social issue involved looking at the sequence of discursive construction of an issue and assessing its significance। तो इस सब का हम एनालिसिस जो है वक्त में पीछे जाके कर सकते हैं। जैसे अगर 2010 में जो मुस्लिम थे उनको एज अ थ्रेट दिखाया गया, फिर 2020 में जो है वो इस्लाम को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत महसूस की गई, तो डिस्कोर्स था ना जो वो बदला, पहले नेगेटिव था फिर न्यूट्रल या पॉजिटिव हो गया। अब इसका फ़ायदा क्या होता है डायक्रोनिक एनालिसिस का, हमें ये समझ में आता है कि मीडिया ने पब्लिक ओपिनियन को कैसे शेप किया और कौन से जो सोशल और पॉलिटिकल फैक्टर थे जिन्होंने इस सोच को बदला।
एक और यहाँ पे इम्पोर्टेंट टर्म है, इसको आप लोग हाईलाइट कर लें, द बायोग्राफिकल स्टडी। द बायोग्राफिकल स्टडी ऑफ सोशल एंड पोलिटिकल मैटर्स कैन देयरफॉर हेल्प मेक सेंस ऑफ द अरेंजमेंट्स एंड गवर्नेंस। द आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिस्कर्सिव इफेक्ट इज आल्सो हेल्पफुल एनालिटिकल प्रोसीजर एंड एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ हिस्टोरिकल डायक्रॉनिक एनालिसिस। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।